आज हम डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर करंट। हम फोर्स की वैल्यू निकाल चुके हैं बिटवीन द टू करंट कैरिंग वायर्स। ये फॉर्मूला अभी हमने डराइव किया था। इसमें सारी चीज़ों को यूनिटी कर दो। I1 I2 को इक्वल करके 1 एम्पियर, डिस्टेंस को 1 मीटर। तो देखो फोर्स कितना आ रहा है, कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी 10⁻⁻⁷। तो फोर्स कितना आ गया 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर इज दैट मच करंट विच व्हेन फ्लो थ्रू ईच ऑफ द टू पैरेलल कंडक्टर्स। 1 एम्पियर वो करंट है जो दो पैरेलल कंडक्टर्स में से फ्लो करता है फ्री स्पेस में, और जब दोनों कंडक्टर्स के बीच का डिस्टेंस हमने कितना लिया हुआ है 1 मीटर, तो वो दोनों कंडक्टर्स या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। किस फोर्स से 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। तो अगर इतना फोर्स है रिपल्सिव फोर्स, तो उन कंडक्टर्स के ऊपर का जो करंट है उसको हम क्या कह सकते हैं 1 एम्पियर करंट। Now we discuss about the torque on a current carrying coil in magnetic field। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। अगर कॉइल को प्लेस कर दें तो भी उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS ले ली और उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो यहाँ PQ = RS है जिसकी लेंथ है L, QR और SP साइड सेम है और उसका वैल्यू है B। I करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम P to Q, Q to R, R to S एंड S to P। नाउ लुक एट द डायग्राम। ये हमारी कॉइल है रेक्टेंगुलर PQRS। ये हमने करंट की डायरेक्शन शो कर रखी है एरो मार्क से। ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड B है वो PQ और RS साइड के साथ 90 का एंगल बना रही है, और जो SP साइड्स हैं और QR साइड्स हैं उनके साथ हमारी मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल। अब क्योंकि ये 4 करंट कैरिंग कंडक्टर्स हो गए एक तरह से हमारे पास, तो यहाँ 4 फोर्सेस काम करेंगे F1, F2, F3 एंड F4 डिफरेंट साइड्स के ऊपर। तो ये हम 1 बाय 1 निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम SP आर्म की बात कर रहे हैं, S से P की तरफ। इसके ऊपर कितना फोर्स काम कर रहा है, लेट इट बी F4। F4 इसका सिंबल दे दिया। यहाँ पर देखो F4 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, I/L×B होता है फोर्स का फॉर्मूला। लंबाई की जगह आपने क्या यूज़ की, SP वेक्टर, SP साइड क्रॉस B। खोल लिया इसको, ISPB साइन 180 - हमें किसके बीच का एंगल लेना है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड। करंट आगे की तरफ है, ये वाला एंगल थीटा है, तो बाकी बचता हुआ एंगल कितना हुआ 180 - तो आप यहाँ SP की वैल्यू पुट कर देंगे, IB कैपिटल B साइन ऑफ थीटा, क्योंकि साइन 180 - किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ थीटा। तो इस तरह से हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई। अब हम क्या यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करके हमें पता चला कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हम अपनी फर्स्ट फिंगर रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की, करंट की डायरेक्शन में हम अपनी सेकंड फिंगर रखेंगे। तो जो थंब है वो कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो थंब क्या बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। तो F4 हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में। अब हम बात करते हैं QR साइड की। QR साइड और SP साइड में क्या फ़र्क है कि दोनों की करंट की डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है QR साइड के ऊपर, उसको हमने F2 कह दिया। F2 की वैल्यू क्या होगी, IQR वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इसको खोल के लिख लिया, एंगल थीटा ही था, QR की वैल्यू पुट कर दी। अब क्योंकि यहाँ करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ फ्लेमिंग का जब लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आती है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। तो F2 और F4 दोनों की मैग्नीट्यूड्स बिल्कुल सेम है, लेकिन डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट हैं। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। अब हम बात करते हैं PQ साइड की। तो उसके ऊपर मान लेते हैं F1 फोर्स लग रहा है, फॉर्मूला लगा दिया। PQ साइड और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो साइन 90 आया, साइन 90 तो 1 होता है, तो ILB। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जब लगाओगे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या आएगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड।
और दूसरी आर्म का जब देखेंगे तो इसके ऊपर भी मैग्नीट्यूड तो सेम आ गई फोर्स की, लेकिन जब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द रीडर। तो F1 और F3 भी इक्वल एंड अपोजिट हैं, लेकिन उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के पैरेलल है, तो वो एक कपल बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, जो हमारी कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो ये हम दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, इसलिए हमने छोटा सा डायग्राम और ले लिया। SP साइड दिखा दी हमने, F1 बाहर की तरफ था, F3 अंदर की तरफ था, दोनों हैं तो पैरेलल, दोनों की लाइन हमने खींची और बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया। अब यहाँ पे देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इसकी सतह के साथ, सरफेस के साथ कितना एंगल बना रही थी, थीटा, तो यहाँ अंदर वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो ये हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया। एक तरह से ये जो ST है ना, ये दो फोर्सेस की लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो कैसे निकालेंगे ये हम, अगर हम ये ट्रायंगल देख रहे हैं तो ट्रायंगल में जो ST है वो किसके इक्वल होगा, ST अपॉन SP इज इक्वल टू कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब ST क्या हुआ, B कॉस थीटा, क्योंकि इस साइड की लेंथ कितनी है, B के इक्वल है। तो टॉर्क का फॉर्मूला लगा दिया। टॉर्क क्या होता है, ईदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स उठाओ F1 या F3 में से और उसको आर्म ऑफ कपल से मल्टीप्लाई कर दो। आर्म ऑफ कपल मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द टू फोर्सेस, तो वो है ST की वैल्यू B cos थीटा। तो ईदर फोर्स ILB, एक फोर्स उठा लिया, उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, L और B को कलेक्ट कर लिया, वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप। अब आप देखो टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई, IBA cos थीटा। अगर हमारे पास लूप में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो n भी लगा सकते हैं आगे। अब हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि ये जो IAN है इसको हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कह सकते हैं, लूप का कैपिटल M कह सकते हैं। अब हम अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, हम कॉइल के प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाता है, अल्फा। अब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कॉइल के साथ कितना एंगल बना रही थी, थीटा, और हमारे नॉर्मल में और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल बन रहा है, अल्फा। इसका मतलब थीटा और अल्फा को जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा, 90। तो अल्फा और थीटा में एक रिलेशन आ गया, थीटा किसके इक्वल होगा, 90 माइनस अल्फा। टॉर्क के फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो cos 90 माइनस अल्फा किसके इक्वल होगा, साइन अल्फा। ये सारी एफर्ट्स हमने किस लिए की, ताकि हम टॉर्क को वेक्टर क्वांटिटी के रूप में, क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में शो कर सकें। m की वैल्यू पुट कर दी, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क की वेक्टर फॉर्म, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को डिटेक्ट भी कर सकता है, मेजर कर सकता है स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। इसका सिद्धांत क्या है, जो अभी अभी हमने टॉपिक पढ़ा वो इसका सिद्धांत ही है कि जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर क्या लग जाती है, टॉर्क अप्लाई हो जाती है। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें एक बहुत लंबी कॉइल है जिसमें बहुत सारी टर्न्स हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर की हैं। दीज आर वाउंड ओवर अ नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम। इसका डायग्राम हम अगले पेज पे देखते हैं। अभी उस कॉइल को हमने मूवेबल टॉर्शन हेड से सस्पेंड करवाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट की गई है विद द हेल्प ऑफ सिलेंड्रिकल पॉल पीसेस N एंड S। पहले हम इसका डायग्राम स्टडी कर लेते हैं। ये है हमारी PQRS1 कॉइल, यहाँ पर ये है फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, ये है मूवेबल टॉर्शन हेड, यहाँ एक टर्मिनल दे दिया T1। दूसरा जो सिरा था वायर का वो हमने स्प्रिंग के थ्रू जोड़ते हुए कहाँ हमने इसको ज्वाइन कर दिया, सेकंड टर्मिनल T2। हमने कॉइल के बीच में एक सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ किया
मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट्स को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए सिलेंड्रिकल पोल पीसेस का यूज़ हुआ, ताकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो। तो अब देखो, जब भी हम गैल्वेनोमीटर को सर्किट में कहीं कनेक्ट करेंगे तो एक एंड से करंट अंदर एंटर करेगा और दूसरे एंड से करंट बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये लेवलिंग स्क्रूज है नीचे लेवल को ठीक करने के लिए। तो ये है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डायग्राम। तो जैसा कि हमें पता है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर एक टॉर्क अप्लाई हो जाएगी। टॉर्क कितनी अप्लाई होगी, m वेक्टर क्रॉस b, खोल लिया फॉर्मूला, m का भी फॉर्मूला खोल दिया। इस टॉर्क के कारण क्या होगा, जो आपकी कॉइल है वो रोटेट करेगी, लेकिन कॉइल तो स्ट्रिप से जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब स्ट्रिप में ट्विस्ट आ जाएगा किसी एंगल से। और स्ट्रिप के ऊपर हमने मिरर लगा रखा है, स्केल की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि जो हमारी स्ट्रिप है वो कितने एंगल से ट्विस्ट हुई है। तो ये तो हुई हमारी डिफॉर्मिंग टॉर्क। एक रेस्टोरिंग टॉर्क अपने आप सिस्टम में आ जाएगी, जो आपके सिस्टम को ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर लाने का काम करेगी। लेट के इज अ रेस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, संतुलित अवस्था में क्या होगा, डिफॉर्मिंग टॉर्क और रेस्टोरिंग टॉर्क इक्वल हो जाएंगे। तो हमारी डिफॉर्मिंग टॉर्क तो यही है NIAV, और रेस्टोरिंग टॉर्क कितनी हो जाएगी, K इंटू थीटा। दोनों को इक्वेट कर दिया, आई की वैल्यू निकाल ली। जब आप आई निकाल रहे हो, ये सारी ब्रैकेट वाली टर्म्स कांस्टेंट है, सिंबल दे दिया जी। तो इसका मतलब जो थीटा है वो आई के प्रोपोर्शनल है, या आई किसके प्रोपोर्शनल है, थीटा के। अगर करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो वहाँ डिफ्लेक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा। एक चीज़ हमने यहाँ बात की कि यहाँ पर हमने जब टॉर्क की वैल्यू को खोला था तो sin 90 लिया। यहाँ जो सिलेंड्रिकल पोल पीसेस बनाए गए हैं उनका रीज़न यही है कि थीटा हमेशा 90 रहे। तो जब भी हमारे पास रेडियल फील्ड होती है वहाँ थीटा 90 रहता है। sin 91 मीन्स कॉइल के ऊपर इस समय मैक्सिमम टॉर्क अप्लाई हो रही है। अब हम बात करते हैं करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी किसी भी गैल्वेनोमीटर की वो डिफ्लेक्शन है जब हम यूनिट करंट उसमें से फ्लो करवाते हैं। तो हमने आई की वैल्यू निकाल ली थी, तो अब आई की वैल्यू से हमने थीटा को सेपरेट कर लिया। थीटा की वैल्यू होगी NBA/K इंटू आई। तो करंट सेंसिटिविटी क्या है, एंगल पर यूनिट करंट। थीटा को हम आई से डिवाइड कर देते हैं, NBA/K, यूनिट्स क्या रहेंगी, रेडियन पर एम्पियर। तो 1 एम्पियर करंट फ्लो करवाने के बाद गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इट्स करंट सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, जब हम गैल्वेनोमीटर के 2 टर्मिनल्स के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं तो जो उसमें डिफ्लेक्शन जनरेट होगा उसी को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी। फॉर्मूला है θ/IR, IR तो वोल्टेज होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट सेंसिटिविटी को अगर मैं R से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, और यूनिट्स क्या रहेंगी, रेडियन पर वोल्ट।